चलो इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। क्या पढ़ना बच्चों? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना क्या है, इसमें ध्यान से समझिएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें जब किसी धातु की सतह पर, ध्यान से समझो मेरे बच्चे, जब किसी, आवाज ना करो, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश की किरणें आकर के गिरती हैं, तो मेरे बच्चे जब प्रकाश की किरण इस पे आकर के गिरेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु की सतह से क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ हमें तो सफाई हम, अरे यार बैठो, अरे यार पियर बैठियो। देखिए तो जब कोई प्रकाश आकर के धातु की सतह पर गिरता है तो धातु की सतह से गिरने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं मेरे बच्चे। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आई बात समझ में? अब इसमें हमें है एक क्वेश्चन और बताना है मेरे बच्चे। धातु के कार्यफलन को परिभाषित करिए। ठीक है, धातु का कार्यफलन क्या होता है? तो मेरे बच्चे किसी धातु के लिए प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु से केवल इलेक्ट्रॉन निकाल करके बाहर कर सके, इसी न्यूनतम ऊर्जा को मेरे बच्चे धातु का कार्यफलन कहते हैं। धातु का कार्यफलन जो होता है इसे हम लोग लिखते हैं कैपिटल W से मेरे बच्चे। कैपिटल W बराबर HU0, जहां न्यू0 मेरे बच्चे दहली आवृत्ति है। न्यू0 क्या है? दहली आवृत्ति है। और दहली आवृत्ति का मतलब होता है, दहली आवृत्ति का मतलब होता है वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से केवल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका कार्यफलन है और ये दहली आवृत्ति है। आई बात समझ में? इसके बाद अगला हेडिंग मेरे बच्चे कहाँ गया? हाँ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। टाइम क्या हो रहा है? 5 बज गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण या प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है मेरे बच्चे? देखिए जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो टोटल फिनोमिना क्या होता है ये समझना है, वही आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो जाता है। देखिए अगर ये एक धातु है और इस धातु पर बाई द वे प्रकाश आकर के गिर रहा है, तो जो प्रकाश आकर के गिरता है वो प्रकाश फोटोनों के रूप में होती है और वहां किसी एक फोटोन की एनर्जी होती है h/ν। मेरे बच्चे ये h/ν की जो कुल ऊर्जा होती है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला वह हिस्सा होता है जो धातु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद खुद को जालक अथवा धातु से बाहर निकालने में खर्च करते हैं, जो कि कार्यफलन कहलाता है। मतलब h/ν का पहला हिस्सा खर्च होता है कार्यफलन के रूप में। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो h/ν का जो पोर्शन बच जाता है वो उसको गतिज ऊर्जा के रूप में चेंज कर लेता है। किस रूप में चेंज कर लेता है? गतिज ऊर्जा के रूप में चेंज कर लेता है मेरे बच्चे। तो ये जो h/ν है ये कितने हिस्सों में गया? 2 हिस्सों में गया, एक कार्यफलन के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। आई बात समझ में? अब देखिए मेरे बच्चे जो कार्यफलन वाला मामला है उसके लिए कौन सी आवृत्ति की आवश्यकता है? दहली आवृत्ति की आवश्यकता है। अगर दहली आवृत्ति ν0 हो मेरे बच्चे तो कार्यफलन W बराबर h/ν0 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अतः h/ν बराबर h/ν0 प्लस E हो जाएगा। h/ν0 को यहाँ गिर जाएगा, इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा h/ν माइनस के साथ बराबर E। और यहां से मेरे बच्चे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा उसकी वेलोसिटी v हो तो E बराबर हो जाएगा ½ mv²। और यहां से याद रखना इलेक्ट्रॉन के पास जितनी ऊर्जा बचती है वो उससे अधिकतम गतिज ऊर्जा गेन करता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा खुद को बनाता है। आई बात समझ में? अच्छा बचा कुचा जितना है अगर कोई इलेक्ट्रॉन पा गया है उतना तो टोटल एनर्जी उसकी कुल गतिज ऊर्जा ही तो बनी, तो वो अधिकतम रहेगी कि नहीं रहेगी? तो बाई द वे उस अधिकतम गतिज ऊर्जा से इसकी वेलोसिटी v max हो तो E के बराबर ½ mv max का स्क्वायर। मेरे बच्चे यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? h क्या बन जाएगा? ν माइनस ν0 इज इक्वल टू ½ mv max का स्क्वायर। बैठ जाओ शांति से। ये हो जाएगा ½
एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। यही है मेरे बच्चे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग, अगला क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। किसके लिए? डी ब्रोगली। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 47। देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। देखिए वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया था कि कोई भी कण अगर बहुत तेजी से गति करने लगता है तो वह कण तरंग की तरह व्यवहार करता है। बताया था ना? ठीक है। तो शांत, आवाज बंद देखो। तो डी ब्रोगली ने बताया था कि कोई आवेशित कण या कोई कण बहुत तेजी से अगर गति करने लगता है तो किसकी तरह व्यवहार करता है? तरंग की तरह व्यवहार करता है मेरे बच्चे। आई बात समझ में? और इस कण के तरंग को डी ब्रोगली तरंगी कहते हैं और उसके तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा। मान लिया किसी एक इलेक्ट्रॉन को जो कुल ऊर्जा मिलती है वो होती है h इंटू न्यू। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में किसी एक इलेक्ट्रॉन को कुल कितनी ऊर्जा मिलती है? h इंटू न्यू मिलती है ना, टोटल एनर्जी, जो कि फोटोन की होती है। वही तो एनर्जी फोटोन जो होता है ये धातु की सरफेस पे आकर के जैसे गिरता तो तुरंत अपनी सारी एनर्जी धातु की सतह में बिखेर देता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो बाई द वे कोई एक इलेक्ट्रॉन ने उसकी कुल एनर्जी को अवशोषित कर लिया तो उस इलेक्ट्रॉन की कुल एनर्जी कितनी होगी? h इंटू न्यू। ठीक है, जो कि फोटोन की ऊर्जा है। अगर फोटोन को हम एज अ कण ट्रीट करें, हम लोग माने कि फोटोन एक कण है ना, अगर ऐसा हम व्यवहार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि फोटोन एक कण है मेरे बच्चे और उसका द्रव्यमान स्मॉल m है और फोटोन क्योंकि प्रकाश की चाल से चलता है तो आइंस्टीन की समीकरण से या आइंस्टीन के अनुसार मेरे बच्चे हो जाएगा E बराबर mc का स्क्वायर। जो ऊर्जा उसकी h न्यू है वो तो mc के स्क्वायर के बराबर होनी है अगर वो एक कण है तो। आई बात समझ में? दोनों एनर्जी को आपस में थोड़ा सा बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा h न्यू बराबर mc का स्क्वायर। कोई दिक्कत? मेरे बच्चे हम जानते हैं क्योंकि न्यू बराबर c बाई लैम्डा होता है, अतः ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। एक c से c कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू c। और m और c के विषय में अगर हम बात करें मेरे बच्चे तो m है फोटोन का द्रव्यमान गुणे फोटोन की चाल बराबर फोटोन का संवेग आ जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब हम फोटोन का यहाँ क्या रख सकते हैं? संवेग। तो ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू p, जहाँ p क्या है मेरे बच्चे? फोटोन का संवेग है। अब ऐसे कंडीशन में मेरे बच्चे p या लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा क्या है मेरे बच्चे? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा h अपॉन p। यही है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। ये है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। आई बात समझ में? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पना क्या है? रदरफोर्ड में देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें 3-4 बातें मैं एक साथ बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ लेना होगा रदरफोर्ड के प्रकीर्णन का प्रयोग। यहीं से बात समझ लीजिए क्योंकि यहीं से बोर्ड में आता है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन का प्रयोग क्या है मेरे बच्चे? रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सोने की एक बहुत पतली सी झिल्ली ली तथा उसमें बहुत अधिक गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कणों को बहुत तेजी से फेंका, जिससे उन्हें निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए और उसके आधार पर उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल में जितनी भी बातें हैं वो रदरफोर्ड की अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग की है और इस प्रयोग से हमको ये पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग लगभग अंदर से खोखला है। दूसरी बात पता चलती है मेरे बच्चे कि किसी परमाणु के भीतर एक छोटा सा ऐसा भाग है जिस भाग में पूरा धनावेश और पूरा द्रव्यमान रहता है पूरे परमाणु का, जिसे हम लोग कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? नाभिक कहते हैं। इन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है, नाभिक में कुलामी बल काम कर सकता है। अब बात समझ में? नाभिक को द्रव्यमान और धनावेश जो मिलता है, ये जो क्या नाम है, अच्छा ये इसमें नहीं, सॉरी, नाभिक कहते हैं। नाभिक का कुल द्रव्यमान और कुल धनावेश उसी नाभिक में ही रहता है पूरे परमाणु का। आई बात समझ में? अब रदरफोर्ड के ये जो परमाणु मॉडल है, अच्छा इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते हैं।
अब इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमी आ गई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पहली कमी आई कि अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर काट रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और अगर ऐसा वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया है कि वो निरंतर जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उसके इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी ऑर्बिट लगातार छोटी होती जाएगी और वो एक ऐसा कंडीशन पे पहुंच जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक से जाकर के अटैच हो जाएगा। आई बात समझ में? तो परमाणु के अस्थित्व की किसी परमाणु का अस्थित्व कहां रह गया? तो इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के प्रयोग से जो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था उसी किसी परमाणु के अस्थित्व के विषय में व्याख्या कर पाना कठिन हो गया था। आई बात समझ में? क्योंकि उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन इसे वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा था, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा करता तो लगातार अपने अंदर से ऊर्जा निकाल रहा होता है, और अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करता तो वो लगातार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ह्रास होती, जिसकी वजह से उसका वृत्ताकार मार्ग लगातार छोटा होता चला जाता, और एक ऐसा समय आ जाता कि वो जाकर के नाभिक में चिपक जाता। आई बात समझ में? तो सारा का सारा जो अस्तित्व रह गया वो तो खाली नाभिक का रह गया ना, परमाणु का अस्तित्व रह ही नहीं गया। तो परमाणु के अस्तित्व के विषय में रदरफोर्ड का प्रकीर्णन का जो प्रयोग था, जो भी उनका परमाणु मॉडल था, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। सेकंड बात ये समझ में नहीं आई सेकंड बात ये नहीं समझ में आई कि सेकंड बात ये नहीं समझ में आई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में जो ये क्या नाम है, विद्युत चुंबकीय रेखाएं मिलनी चाहिए थी या स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, वो कंटिन्यू मिलना चाहिए था ना, सतत मिलना चाहिए था, लेकिन जो मिल रहा था वो रैखिक था। इसके विषय में जब व्याख्या करने को रदरफोर्ड से कहा गया तो व्याख्या करने में असफल है। इसके बाद आता है बोहर का परमाणु मॉडल। क्या आता है मेरे बच्चे? बोहर का परमाणु मॉडल। देखिए बोहर का परमाणु मॉडल क्या है? बोहर ने परमाणु मॉडल को, ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जितनी कमियां थी उनको दूर किया, और दूर करने के लिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाया। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से इन्होंने बताया कि देखिए पहली बात तो ये है कि जो नाभिक है, नाभिक के बाहर बहुत सारी ऊर्जा स्तर है, लेकिन सभी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं काटते हैं, कुछ अस्थायी कक्षाओं में काटते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं निश्चित या अस्थायी कक्षाएं। और किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर तभी काट सकता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग यानी mvr जो होगा वो nh/2π के बराबर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v उसकी वेलोसिटी है, r जो जिस वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है उसकी त्रिज्या है, n उस ऑर्बिट की मतलब ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर की संख्या है, h प्लांक का नियतांक है, और यह आप पाई तो जान ही रहे कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में? तो बोहर के पहले मॉडल में बताया गया, बोहर के परमाणु मॉडल में पहला पॉइंट बताया गया कि नाभिक के बाहर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, लेकिन सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं काटता है। कुछ ही ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। और उन कक्षाओं में अगर इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग mvr/nh/2π के बराबर है तो ही वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है, अन्यथा चक्कर नहीं काटेगा। बोहर ने नेक्स्ट पॉइंट में बताया, देखिए बात ऐसा है मेरे भैया कि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन तभी करता है जब वो अपने लोअर ऑर्बिट से कभी ऊंची ऊर्जा स्तर में जाता है। जब बाहर से ऊर्जा पाता है कोई इलेक्ट्रॉन, तभी ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी नीचे ऊर्जा स्तर से ऊंची ऊर्जा स्तर में चला जाता है और माइनस की घात -8 सेकंड तक रुक करके फिर अपनी नीचे ऊर्जा स्तर में लौट आता है। और ऐसा करते समय प्रकाश जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इस वजह से जो यहाँ रेखीय जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं, ये रेखीय मिलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से बोहर ने बताया। अच्छा, बोहर ने इसी पॉइंट पे कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाई द वे E1 ऊर्जा स्तर से E2 ऊर्जा स्तर में जा रहा है, कहां जा रहा है? E1 ऊर्जा स्तर से E2 ऊर्जा स्तर में जा रहा है मेरे बच्चे, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो विद्युत चुंबकीय तरंग निकालेगा वो आप कैसे पता कर पाएंगे? E2 में से E1 का मान घटा दीजिए। बस समझ में? दूसरी ऊर्जा स्तर में से पहले ऊर्जा स्तर का मान अगर आप घटा देंगे तो कितना ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में रिलीज हुआ वो मिल जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा h न्यू, ये न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1 बटी H। इसको हम लोग कहते हैं बोहर आवृत्ति प्रतिबंध। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसको बोहर आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, और उसके बाद बोहर के मॉडल में भी कुछ कमियां पाई गई, लेकिन वो हाइड्रोजन सदृश परमाणु मॉडल में कमियां पाई गई थी, तो इसको इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद क्या था इसमें? बोहर के रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां क्या थी वो तो बता ही दिया आपको। ठीक, यहां से बस इतना ही पूछे जाने की संभावना, उससे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं? सिलेबस से नहीं है, काट देना उसको। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा है? देखिए, नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं मेरे बच्चे? नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को परस्पर अनंत दूरी तक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यानी जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है मेरे बच्चे, नाभिक में जो न्यूट्रॉन और नाभिक में जो प्रोटॉन है, जो आपस में बहुत प्रबल बल से बंधे हुए हैं, इनको दूर करने के लिए, अनंत दूरी तक पहुंचाने के लिए जितनी बाहर से ऊर्जा हम देंगे या जितनी ऊर्जा की इसको आवश्यकता होगी, उसी ऊर्जा को मेरे बच्चे कहते हैं हम लोग बंधन ऊर्जा। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? बंधन ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद है एक AMU का मान कितना होता है मेरे बच्चे? तो आपको बताया गया था एक AMU का अगर द्रव्यमान बताना है मेरे बच्चे तो ये होता है 1.66 × 10⁻27 kg,
और अगर आपको इसकी एनर्जी में मान बताना है तो एक AMU बराबर बताएंगे आप लोग 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में? ठीक है। और आप लोग एक चीज बहुत विशेष ध्यान रखेंगे इस चैप्टर से, जब पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा कितनी है, तो हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा मेरे बच्चे आप लोग टिक मार के आते हैं कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गलत है यार, वो आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि ऑर्बिट में जितनी ऊर्जा है उतना आप धनात्मक ऊर्जा दे दो। आई बात समझ में? किसी ऑर्बिट की जो ऊर्जा निकालनी होती है या किसी ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निकालनी होती है उसके निकालने के लिए आपको फॉर्मूला प्रयोग करना होता है E = -RHc/n² या E = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इस फॉर्मूले की मदद से किसी ऑर्बिट में रह रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हैं मेरे बच्चे। किसकी निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हैं बबुआ। और ये चीज याद रखना कि इतनी जितना ऊर्जा तुमको यहां मिलेगा, आप उतने जब धनात्मक ऊर्जा दोगे तब जाकर के वो पूरी एनर्जी उसकी जीरो होगी और वो परमाणु आयनित कर पाएगा। आई बात समझ में? तो आयनन ऊर्जा के लिए इस चीज को बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, खासकर हाइड्रोजन के लिए पूछा जाता है तो हाइड्रोजन के लिए +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है। आई बात समझ में? जबकि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद देखिए बबुआ, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है, देखिएगा नाभिकीय विखंडन क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब कोई भारी नाभिक दो लगभग तुलनीय द्रव्यमानों के नाभिकों में टूट जाता है तो इस घटना में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है मेरे बच्चे। आई बात समझ में? इसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं इसको? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है मेरे बच्चे? जब दो लगभग तुलनीय द्रव्यमान के नाभिक आपस में टकराते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं बच्चे, तो ऐसे में काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय क्या कहते हैं मेरे बच्चे? संलयन कहते हैं। आई बात समझ में? और उसके बाद क्या है? PNP ट्रांजिस्टर तथा NPN ट्रांजिस्टर का पूरा प्रतीक तथा LED का पूरा नाम लिखना है। चलिए देखिए, देखिए PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर का प्रतीक क्या है मेरे बच्चे? दोनों का प्रतीक सेम है। देखिए B माने बेस, E माने इमिटिंग और C माने कलेक्टर। अब बस समझ में? बेस, इमिटिंग, कलेक्टर। जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा बेस से इमिटिंग की तरफ जाती है। देख लो इस चीज को मैं बहुत बोलता हूं। ये NPN ट्रांजिस्टर में जो धारा बहती है वो बेस से इमिटिंग की तरफ जाती है, जबकि PNP ट्रांजिस्टर में जो धारा होती है वो इमिटिंग से बेस की तरफ आती है। बस इतना परिवर्तन है, बाकी दोनों का सिंबल सेम है। ठीक है। LED मेरे बच्चे आपको बढ़िया से पढ़ लेना है कि LED पूरा कैसे क्या फंक्शन वगैरह है, सब कुछ पढ़ लेना है। देखिए LED क्या है? LED का मतलब इसका पूरा नाम होता है मेरे बच्चे, अच्छा सॉरी देखो इसको मैंने तुम लोगों का शायद लाइटिंग लिखवा दिया है, वो थोड़ा सही कर लेना। लाइट होता है LIGHT, लाइट इमिटिंग, लाइट इमिटिंग। हिंदी में जानो इसको प्रकाश उत्सर्जक। ये मेरे बच्चे इसका पूरा नाम है। इसको कहते हैं क्या? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या कहते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, इसमें प्रक्रिया समझो। लाइट इमिटिंग डायोड यानी LED काम कैसे करता है मेरे बच्चे? देखिए इसमें हम एक लगा देते हैं PN संधि डायोड। क्या लगा देते हैं? PN संधि डायोड। ये देखो मेरे बच्चे, ये आपका N टाइप अर्धचालक है और ये है आपका P टाइप अर्धचालक। ठीक है, ये है PN संधि डायोड और PN संधि डायोड को हम एक बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं और लगा देते हैं एक यहाँ पे रेजिस्टेंस। देखो इसको अग्र अभिनत रखा गया है कि उत्क्रम अभिनत रखा गया है, देख लो। ब्रेक में कहूं किताब में देख रहे हैं लेकिन पता नहीं। देख लो आप, देख रहे हैं। चलिए देखिए
हाँ, अग्र अभिनत में रखा जाता है बच्चों। अब देखिए, जैसे ही एलईडी को अग्र अभिनत किया जाता है तो यह क्षेत्र के जो कोटर होते हैं वो पी क्षेत्र में, तथा पी क्षेत्र के जो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यन क्षेत्र में चले जाते हैं। देखो, जैसे ही मेरे बच्चे इसको हम लोग अग्र अभिनत करते हैं, क्या करते हैं? अग्र अभिनत करते हैं। ठीक उसी समय में जैसे ये अग्र अभिनत होता है तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है? देखिए ध्यान से समझिए, शांत रहिए, शांत। जो पी टाइप अर्धचालक है इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं कोटर, और जो एन टाइप अर्धचालक आवेशवाहक होते हैं इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हम लोग अग्रदिष्टिक करते हैं इसको या अग्र अभिनत में जोड़ते हैं, तो क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो बाहरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो तो ऐसी है, तो सारी कोटर चलने लगते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और इलेक्ट्रॉन चलेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी सारा इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से कहां चला आएगा? पी क्षेत्र में। और पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी धीरे धीरे यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? और यहाँ जरा देखो, यहाँ मेरे बच्चे सारा का सारा कोटर यहाँ पी क्षेत्र से कहा जा रहा है? एन क्षेत्र में, और एन क्षेत्र में कोटर क्या है? अल्पसंख्यक है, यानी वहां धीरे धीरे क्या हो रही है मेरे बच्चे? कोटर बढ़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति जब हो जाती है तो फिर से पुनः साम्य की अवस्था स्थापित करने के लिए कोटर और इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। हेलो हेलो, तो मेरे बच्चे पुनः साम्य की अवस्था स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म एक दूसरे को साथ क्या नाम है संयोग करते हैं, और उसमें जितनी ऊर्जा रिलीज होती है वो यहाँ से प्रकाश के रूप में या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकल जाती है। आई बात समझ में? तो ये है आपका एलईडी। क्या है मेरे बच्चे? एलईडी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि अर्धचालक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर कैसा है? 52। क्वेश्चन नंबर 52, 52। अर्धचालक किसे कहते हैं यार? ये तो पता होगा यार। यस सर, नहीं पता। विभव प्राचीर को परिभाषित करिए। देखिए विभव प्राचीर क्या होता है, ये देख लो 52 का ये क्वेश्चन है, विभव प्राचीर। देखिए विभव प्राचीर क्या है मेरे बच्चे? ध्यान से समझिएगा, विभव प्राचीर को ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे। देखिए जब मेरे बच्चे पीएन संधि डायोड बनती है, जब पीएन संधि डायोड बनती है तो आपको पता है कि जैसे एक पी टाइप अर्धचालक को और एक एन टाइप अर्धचालक को आपस में जोड़ते हैं तो पी टाइप अर्धचालक में जो कि आवेशवाहक कोटर होते हैं और एन टाइप अर्धचालक जिसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चे, तो ये इलेक्ट्रॉन और कोटर संधि की ओर चलने लगते हैं। क्या करते हैं? संधि की ओर चलने लगते हैं और संधि पर पहुंचकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो संधि के दोनों साइड एक ऐसा कंडीशन बन जाता है जहां कोई आवेशवाहक रह ही नहीं जाता। तो मेरे बच्चे यहाँ जनरेट हो जाता है, यहाँ एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हालांकि जितनी मोटाई में या जितनी जगह में कोई आवेशवाहक यहाँ संधि पर नहीं होते, इसे हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अवक्षय परत कहते हैं। और इस अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है मेरे बच्चे। और यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहलाता है EI, और इसकी वजह से जो यहाँ वोल्टेज बनता है उसे हम लोग कहते हैं विभव प्राचीर। क्या कहते हैं? अगर समझ में ऐसे कुल लिखो बहुत नंबर पे वो ठीक है। ज्यादा है 250 नंबर से कम ना पे। उसके बाद है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टिकरण के रूप में कैसे काम करता है मेरे बच्चे? पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टिकरण और पूर्ण तरंग दिष्टिकरण कैसे होता है, क्या होता है? देखिए मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए मेरे बच्चे, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टिकरण के रूप में, अर्ध तरंग, टाइम बताओ मेरे बच्चे, तरंग दिष्ट 5 सर जी, अर्ध तरंग दिष्टिकरण की छोड़ो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टिकरण के रूप में। शांत रहो। आज तुम लोग घर पे बता के आए हो कि नहीं? चुप आवाज में देखो। पीएन संधि डायोड मेरे बच्चे अर्ध तरंग दिष्टिकरण के रूप में प्रक्रिया समझेंगे मेरे बच्चे। पीएन संधि डायोड जो होता है
प्रत्यावर्ती धारा जो कि दो दिशाओं में बहती है, इसकी किसी एक दिशा की धारा को अगर रोक दिया जाए, केवल एक ही धारा की दिशा को, एक ही दिशा की धारा को निर्गत किया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकरण। अर्ध तरंग दिष्टकरण करने के लिए हम पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हैं और उसके साथ चाहिए होता है हमें एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या चाहिए होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर चाहिए होता है मेरे बच्चे। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर की कहानी क्या है, ध्यान से समझेंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर मेरे बच्चे, क्या ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बहुत कम होती है। तो ये हो गया मेरे बच्चे प्राथमिक कुंडली, जिसके सिरे है P1 और P2। यहाँ पे मेरे बच्चे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का निवेश करते हैं। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा क्या की जाती है? निवेश की जाती है मेरे बच्चे। और ये है द्वितीय कुंडली, जिसमें फेरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसके सिरे S1 और S2 है। और सिरे S1 में मेरे बच्चे हम एक पीएन संधि डायोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? और उसके बाद निर्गत को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं RL। क्या कर देते हैं? लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, RL लगा देते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही हम यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का निवेश करते हैं, तो सपोज दैट पहले आधे इस चक्कर के दौरान S1 टर्मिनल पॉजिटिव है तथा S2 टर्मिनल नेगेटिव है। तो ऐसी परिस्थिति में पीएन संधि डायोड का P क्षेत्र है पॉजिटिव टर्मिनल से, N टाइप पर चालक जुड़ा है नेगेटिव क्षेत्र से, तो नेगेटिव टर्मिनल से। तो ऐसे में हमारा पीएन संधि डायोड कैसा है? अग्रदिशा का मेरे बच्चे। तो इस धारा को ये अपने अंदर से गुजरने देता है, अतः लोड प्रतिरोध जो लगा रखे हो इसमें निर्गत आपको प्राप्त होगा। आई बात समझ में? यानी निर्गत आपको धारा प्राप्त हो गई। जैसे आधा चक्कर बीत जाता है, विपरीत दिशा वाला आधा चक्कर शुरू होता है, तुरंत इनका टर्मिनल भी पॉजिटिव चेंज हो जाता है। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में अब पी टाइप चालक नेगेटिव से और एन टाइप चालक जुड़ जाता है पॉजिटिव से। तो ये हो जाता है मेरे बच्चे पश्च दिशिक। और पश्च दिशिक होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता, अतः यहाँ धारा थोड़ी देर रुक जाती है। फिर अगेन से जब फिर उसी दिशा में धारा बहने लगती है, तो फिर अग्रदिशिक हो जाता है, धारा जाने देता है, फिर विपरीत दिशा का धारा रोक देता है। फिर ऐसे लगातार ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है और इस तरीके से पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग का दिष्टकरण करता रहता है। आई बात समझ में? इसके बाद देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकरण के रूप में पूर्ण तरंग दिष्टकरण। पीएन संधि डायोड, एक अकेला पीएन संधि डायोड आधे दिशा का दिष्टकरण करता है मेरे बच्चे, आधे तरंग का दिष्टकरण करता है। पूरी दिष्टकरण के लिए आपको दो प्रकार के दो पीएन संधि डायोड चाहिए होगा। इसके लिए भी हम लोग लेते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या लेंगे? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर में पहली कुंडली जिसमें फेरों की संख्या काफी कम है, P1 और P2, और ये है द्वितीय कुंडली जिसमें फेरों की संख्या काफी ज्यादा है। ये इसकी सिरे S1 और S2 है मेरे बच्चे। सिरे S1 और S2 में भी एक पीएन संधि डायोड लगा देते हैं और सिरे S2 में भी एक पीएन संधि डायोड लगा देते हैं, और दोनों के एन टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। माने नेगेटिव टर्मिनल को या नेगेटिव अर्धचालक को आपस में कनेक्ट करते हैं और इस कनेक्शन वाले वायर में एक लोड प्रतिरोध लगा करके कुंडली से अटैच कर दिया जाता है। आई बात समझ में? अब की बार लोड प्रतिरोध RL यहां प्राप्त होता है। अब देखिए समझिएगा मेरे बच्चे, ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा ये इन्वेस्ट करते हैं, इसी की दिशा का हमें दिष्टकरण करना है और पूरे दिशा का दिष्टकरण करना है। कैसे होगा मेरे बच्चे? हम यहाँ P1 और P2 टर्मिनल के बीच में प्रत्यावर्ती धारा का निवेश करते हैं। तो पहले आधे चक्कर के दौरान मान लिया S1 धनात्मक है और S2 ऋणात्मक में, तो ऐसे में डायोड D1 मेरे बच्चे देखना पॉजिटिव टर्मिनल P क्षेत्र से, नेगेटिव टर्मिनल N क्षेत्र से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? और यानी डायोड कैसा हो गया? अग्रदिशिक हो गया। जबकि P क्षेत्र नेगेटिव टर्मिनल से और N क्षेत्र पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये कैसा हो गया? पश्च दिशिक यानी उत्क्रम अभिनत। तो क्या इस बार जो धारा लोड प्रतिरोध में आएगी वो तो यहीं से आएगी ना मेरे बच्चे? जो लोड प्रतिरोध में धारा आएगी वो इसी डायोड के द्वारा तो आएगी। तो लोड प्रतिरोध से आपको यहाँ धारा मिल जाती है। जैसे ही शेष आधे चक्कर की दिशा की बात होती है, तुरंत आपका S1 नेगेटिव S2 पॉजिटिव। अब की बार ये हो जाएगा अग्रदिशिक, और ये हो जाता है मेरे बच्चे पश्च दिशिक या उत्क्रम अभिनत। तो अब की बार जो ये विपरीत दिशा की धारा है, लोड प्रतिरोध में जैसे पहले दिशा में धारा गई थी, ठीक उसी दिशा में अब की बार भी ये धारा जाने देता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमको जो धारा मिल रही है, लोड प्रतिरोध में एक ही दिशा में जाने वाली धारा मिल रही है, और यहाँ धारा रुक रुक करके तो मिलती है लेकिन बहुत कम समय के लिए रुकती है। आई बात समझ में? तो लगातार ये D1 और D2 ध्रुवताएं पलटते रहते हैं, अब इसका दिशिक चेंज होता रहता है और ये लगातार इस हिसाब से धारा का मान क्या करते हैं? दिष्टकरण करते रहते हैं। आई बात समझ में? तो ये है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। मेरे बच्चे दो क्वेश्चन और बचे हैं, मैं इसको अकेले पढ़ा करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है?
अब जाइए, ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, ठीक है। और एक दिन हिम्मत फिर कसूंगा तो केमिस्ट्री के लिए मैं बुलाऊंगा एक दिन संडे को, ठीक है। संडे को हाँ, जिसको आना हो आ सकते हैं। जिसको आना है सब आए ना।